इस वीडियो में हम नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 तरह से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। हम जन्म से ले सकते हैं, वंशाधिकार द्वारा, वंश के अधिकार द्वारा ले सकते हैं, पंजीकरण करके लेंगे, फिर देशीयकरण द्वारा लेंगे या भूमि के अर्जन के द्वारा लेंगे हम भारत की नागरिकता। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? यह एकल सिटीजनशिप। कौन सा एकल नागरिकता प्रदान करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप सिद्धांत को अपनाया है। वहाँ डुअल सिटीजनशिप है, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से जितने भी हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारत नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त होती है? ये परित्याग से, पर्यावसान से, वंचना के आधार पर। यानी कि समाप्त होने की 3 तरह है और पाने की 5 तरह से है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक आप लगातार रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है। ये नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन है? देखो, अनुच्छेद 5, इसमें क्या है? संविधान लागू होने के समय जिनको नागरिक थे वो नागरिक रहेंगे ही, ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ये हमारा अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। यानी कि क्या बोल रहा है? ये पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता है, किंतु यदि ये संविधान बनने के बाद आएंगे तो इनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब ये है। फिर अनुच्छेद 7 क्या है? अनुच्छेद 7 क्या है? पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान बहुत सारे लोग चले गए। ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी है। फिर है अनुच्छेद 8, इसमें क्या है? भारत मूल के उन लोगों की नागरिकता अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। यानी कि जो एनआरआई हैं उनकी नागरिकता के बारे में ये बात किया गया है। फिर विदेशी भ्रमण, नौकरी करने पर भारत से बाहर भारत की नागरिकता है लेकिन वो बाहर एज एनआरआई रह रहे हैं या फिर घूमने गए तो उनकी नागरिकता भारत की रहेगी। फिर अनुच्छेद 9 में क्या है? जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसमें जैसे कि सुंदर पिचाई, ये लोग क्या किए हैं? अमेरिकन नागरिकता ले लिए हैं तो यहाँ की नागरिकता उनकी खत्म हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता है। इसका मतलब क्या है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य ना करते हों, तब तक भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। यानी कि जो नागरिकता संबंधी कानून है कौन बनाएगी? संसद बनाएगी और ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? ये दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप से है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती कि भारत में बैंक में पैसा जमा कर दो और नागरिकता मिले, ऐसी बात नहीं है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकते हैं। क्या नहीं खरीद सकते हैं? कृषि भूमि वो नहीं खरीद सकते हैं। क्या कर नहीं सकते हैं? कृषि भूमि वो नहीं खरीद सकते हैं। आगे है एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारक में तुलना क्या है? देखो, एनआरआई तो यार ये क्या है? भारत के ही नागरिक हैं, बस बाहर पैसे कमाने, बिजनेस, जॉब के लिए रह रहे हैं। परिभाषा क्या है? भारतीय नागरिक जो साधारणतः क्या है? भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है ये।
फिर है नागरिकता की अर्हता, इसमें क्या है, ये भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो सामान्य भारतीय नागरिक को प्राप्त है, एनआरआई को सभी लाभ मिलेंगे। फिर वीजा, इनको वीजा नहीं, वीजा की कोई ज़रूरत नहीं है। मताधिकार दे दिया गया है इनको भी, ये भी मत दे सकते हैं। अब भारतीय मूल के व्यक्ति जो रहेंगे, जिन्होंने भारत, जैसे कि सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कल्पना चावला जैसे थी, या फिर ये सुनीता विलियम्स, ये लोग क्या है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपना ये नागरिकता किसी दूसरे देश से लिया है। स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, उसका पासपोर्ट धारक है। ये लोग क्या हैं, जैसे कि इसके पूर्वज कौन हैं, जैसे एक हमारे ये प्रधानमंत्री, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम क्या है, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनक है, जिनके माता पिता ने क्या किया है, ये इंग्लैंड के ये निवासी यहाँ से चले गए थे और इंग्लैंड के निवासी बने हुए थे, और उसके बाद ये क्या करते हैं, वहाँ का ये नागरिकता लेते हैं। भारत से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यदि इनको, ऋषि सुनक को भारत की नागरिकता लेनी होगी, लेकिन वो क्यों ही लेंगे जब वहाँ उनका लाइफ अच्छा चल रहा है। तो मन किया कि हाँ भारत का नागरिक बनना चाहेंगे, तो उनको क्या करना होगा, उनको करना होगा भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 7 वर्ष निरंतर रहेंगे और उसके बाद आवेदन करेंगे। प्राप्त होने वाला लाभ, कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं मिलेगा। वीजा हाँ जरूरत होगी, और मताधिकार नहीं मिलेगा इनको। अब है विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई, वो व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक होगा, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ये कैसे व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जो क्या है, भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर है, कार्ड धारक है, तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत है। ओसीआई का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और पीआईओ का मतलब क्या है, ये ऐसे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का मतलब क्या है, पर्सन है और इनका इंडियन ओरिजिन है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या है, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक हो, ओसीआई कार्ड धारक हो, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, ठीक है। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बन गया। प्राप्त होने वाले लाभ में इनको क्या मिलेगा, एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट मिलेगी। भारत में कितनी भी अवधि तक ये ठहराव मतलब रह सकते हैं। वीजा, जीवन भर बिना वीजा के आ सकते हैं। और मताधिकार, तो इनको भी मताधिकार नहीं मिलेगा। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की ये अनुशंसा करते हैं। अब हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये भाग 3 में, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, ये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है लागू कराने की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों का संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। ये अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, ये मौलिक अधिकारों की, किसके, ये मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। किसमें है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है, ये अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 है। इसमें जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया। किसे, जन्म स्थान, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म। देखो इसको याद कैसे किया जाएगा, इसको याद करने का एक ट्रिक है। देखो किसमें कितने इसमें वर्ड है, जन्म है, जन्म स्थान,
लिंग, मूलवास, जन्मस्थान, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म। टोटल कितने हो रहे? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो ये हैं, इनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए 5 आ रहा है, यानी कि 15। 5 और 1, 1 और 5 15 हो जाता है। इससे रिलेट करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है? ये अनुच्छेद 14 से 16 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 16 है ये। फिर आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 16 क्लोज 1 और 16 क्लोज 2 में है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? जस्टिस रोहिणी के आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आगे है संवैधानिक उपबंध। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। देखो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 15 आर्टिकल 15 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अब बताओ इसमें क्या है? जन्मस्थान। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई ब्रिटेन का जन्म रहेगा और इंडिया में चाहेगा कि उसको वोट देने का अधिकार मिले, नहीं मिल सकता है उसको। तो जन्म के आधार पर उसका तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। तो ये सिर्फ कहाँ पे है? ये इंडिया के लिए ही है। जो इंडियन नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उनके लिए ही अनुच्छेद 15 है। अब चाहेगा ये का ब्रिटेन का कोई नागरिक है कि नहीं, मुझे यहाँ पे सरकारी विभाग में मुझे भी ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, यानी कि लोक नियोजन विषय में अवसर की समता। भाई कैसे मिल सकता है ना? यहाँ तो आम नागरिकों के, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए ही है ये। तो अनुच्छेद 15 और 16 किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। फिर है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है। और बेसी बात है, देखो कोई यहाँ पे अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण प्रदर्शन या कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ के नागरिकों को ही मिलेगा। ये विदेशी नागरिकों को थोड़ी मिलेगा कि यहाँ अपना वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी का यहाँ पे ये करो, कुछ धरना प्रदर्शन करो, वो नहीं मिल सकता है। बस ये यहाँ के नागरिकों को ही मिलेगा। इससे थोड़ा मतलब क्या है ना कि इन सब चीज़ों से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा विदेशी नागरिकों के लिए है और कौन सा सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। अब है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक वर्ग के जैसे कि कोई रिलीजन के बेसिस पे अल्पसंख्यक है, या फिर कोई है कि जैसे कि कोई लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई यहाँ पे अल्पसंख्यक है। तो इन सब चीज़ों का ये हितों का संरक्षण करना है। ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि शिक्षण संस्थान स्थापना करने और प्रशासन करने के लिए क्या अल्पसंख्यकों का ही अधिकार है। इसमें विदेशी लोग को देंगे तो वो तो फिर बहुत सारे ये शिक्षण संस्थान इस्टेब्लिश करेंगे डिफरेंट गतिविधि करने के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिला है। यहाँ है, देखो 15 और 16 ये क्रमबद्ध याद करो। 16 ये साथ में आ गए। फिर है 19 को याद करना, 19 को अलग से रखना। हाँ ये हो गया। फिर है 29 और 30 को एक साथ रखना, 29 और 30 को ये सब एक साथ। तो इतने याद इस तरह का करेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसको किसको यहाँ पे सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिला है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय व विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, जैसे कि है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं। कानून के सामने क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अर्थात कानून के सामने सब समान है और ये कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था। देखो कानून के समान संरक्षण भी मिलेगा और कानून के समक्ष सभी समान हैं। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, ये सभी के लिए है, विदेशी नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो।
फिर अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, इसमें क्या बोलता है अनुच्छेद 20 क्या है? इसमें है कि कोई अपराध कर लिया गया है, ठीक है, जैसे कि एक गलती की, इसमें शायद आगे मेंशन होगा या फिर नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 20 में क्या मेंशन है, तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 20 में, 20 में। कैसा है? एक गलती की एक ही सजा होनी चाहिए। क्या है? एक गलती की सजा एक ही होनी चाहिए, यानी कि एक किसी ने किसी को मार दिया, उसको ये 14 ईयर्स तक जेल की सजा हुई, उसके बाद फिर उसको दोबारा 14 ईयर्स की सजा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उसी अपराध के लिए दोबारा 14 ईयर्स की उसको सजा नहीं हो सकती है, ये है। फिर उसका फर्स्ट ये हुआ। सेकंड हमारा क्या है, उसमें सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद में कानून के आधार पर। कहने का मतलब है, देखो कानून, जैसे कि निर्भया केस में क्या हुआ था, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। उसमें क्या था कि मतलब पहले कानून नहीं बने थे, कड़े कानून, कि मतलब आप इस तरह का ये करो। तो वो जो निर्भया का जो केस हुआ, उस टाइम का जो कानून बना हुआ था, उसके बेसिस पे उनको सजा मिला। और अभी क्या है कि थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कानून बनाया गया है, निर्भया केस के बाद और स्ट्रॉन्ग कानून बनाया गया है। तो उस टाइम जो बाद में बनाया गया कानून, उसके हिसाब से नहीं होगा, जो पहले से, वो निर्भया कांड के पहले से जो कानून बने थे, उसके आधार पे ही उनको सजा हुई। इसलिए जो सबसे ज़्यादा क्रूअल था, जो माइनर था, उसने बहुत ज़्यादा ये किया था, जघन्य अपराध, या सबसे ज़्यादा उसी ने ये उसको मार दिया था, लेकिन उसको सजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो माइनर रहता है। फिर आगे इसका तीसरा पॉइंट क्या है, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, यानी कि कोई भी कैदी को ये नहीं बोला जाएगा कि तुम अपने ही अगेंस्ट अपने मतलब गवाह प्रस्तुत करो, मतलब अपना गवाही खुद, मतलब दोषी का गवाही खुद दो, ये नहीं बोला सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 20 में है। और फिर अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन का अधिकार। सबसे मेन तो यही है कि हमें जीवन जीने का अधिकार कहाँ है, ये अनुच्छेद 21 में। तो ये सभी देखो, ये एक जनरल वे है भाई, इंसान को जीने के लिए इस तरह के हमें अधिकार मिलने ही होंगे, चाहे वो विदेशी हो या फिर कोई विदेशी घूमने आया है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसका जीवन जीने का अधिकार छीन रहे हैं, तो ये सबके लिए लागू होगा ना। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। जीवन का अधिकार ये कहाँ है, अनुच्छेद 21 में है। और शिक्षा का अधिकार, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो सभी शिक्षित होंगे तभी तो ये समाज को जान पाएंगे, समाज को कुछ दे पाएंगे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, जैसे कि कुछ ऐसी दशाएं होती है, ठीक है, तो उसमें निरोध से संरक्षण दिया जाता है। इसमें फिर आगे हमारा है, और इसमें प्रावधान भी है, 3 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दी जाती है, जो गिरफ्तारी या संरक्षण सेफ्टी करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट, यानी कि कारण बताना होगा कि भाई किस लिए इसको गिरफ्तार किए हो, ठीक है, ये भी अधिकार है। फिर आगे है 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मतलब 24 घंटे के अंतराल में। और इस 24 घंटे में क्या है, यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाना चाहिए। जैसे कि पता चल रहा है, उसने दिल्ली का कोई आदमी है, ठीक है, उसने क्राइम किया है मध्य प्रदेश में जाकर, तो फिर मध्य प्रदेश की पुलिस, वो दिल्ली आ गया है, ठीक है, तो दिल्ली पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस आएगी, तो एक दिन में तो पकड़ के, मतलब उसको लगभग 12-13 घंटे लगेंगे ना, तो वो जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। उसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार है। क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति, किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपने पसंद का वकील रख सकता है। इसीलिए निर्भया कांड में भी आप देखोगे कि वकील था, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23-24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। उसके बाद है धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है। यहाँ पे विस्तृत किया गया है, तो मैं, हाँ शायद यहाँ किया हुआ है, मैं जैसे ये सब अनुच्छेद आएंगे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अब देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है, अनुच्छेद 17 है। कौन सा है, अनुच्छेद 17 में है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना है। संविधान में
अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों का अंत। जैसे कि पहले क्या करते थे लोग, महाराजा, बहादुर, ये सब टाइटल लेते थे। ठीक है। तो ये उपाधियों का अंत है। ये ऐसा कोई नहीं ले सकते हैं अब। फिर आगे हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है। ये किस में है? अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 19 में 6 तरह के ये हैं। ठीक है। जैसे कि है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता है। फिर इसी में है बिना हथियार सभा की स्वतंत्रता है, कि असेंबली, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स। फिर है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसी में है, एसोसिएशन बनाने के लिए। फिर बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, टू मूव अराउंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। और ये जो चारों ओर की बात है, जैसे एक चीज़ याद रखना, जैसे कि हम पूरे भारत में घूम सकते हैं। ठीक है। किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। हाँ, किसी में थोड़ा सा ये है, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट में कुछ ये में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ साइन कराते हैं वो लोग, तो वो अलग मैटर है, वो इसमें नहीं है। या फिर हम ये अंडमान एंड निकोबार के कोई आइलैंड में नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे जाना प्रतिबंध है, क्योंकि उनको क्या है, बाहरी लोग जाएंगे तो उनको नुकसान पहुँचेगा, इसीलिए वहाँ पे प्रतिबंध है। लेकिन हम भारत के हर कोने पे जा सकते हैं, ये आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है। लेकिन हम विदेश यात्रा कर सकते हैं, ये कौन सा आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। भारत के अंदर घूमने के लिए हम आर्टिकल 9 के तहत हमारा अधिकार है, हम घूम सकते हैं। और भारत के बाहर जाने की बात होगी तो आर्टिकल 21 के हिसाब से हम जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, इसमें देखो अनुच्छेद 9 में टोटल 6 राइट हैं। पहले 7 राइट भी था, वो जो संपत्ति वाला था वो हटा दिया गया। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की है, पुतला जलाने की है। फिर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। फिर आगे हमारा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ये टोटल अभी 6 हैं, पहले 7 थे। भारत में संविधान की प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी। आगे हमारा है अनुच्छेद 9, हाँ इसमें है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। क्या है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। क्या क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 9(1)(a) में है। कोई वृत्ति इधर से शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, ये 19(1)(b) में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अनुच्छेद 19 क्लोज 1(c) में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) में है। फिर है भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e) में है। फिर है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 क्लोज 1(g) में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? ये अनुच्छेद 20(c) में है। ये हमने देखा। ये आगे हमारा है
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? हमने देखा ये अनुच्छेद 21 है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण के विरुद्ध प्रावधान है? बच्चों का शोषण आर्टिकल अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म शामिल हैं। इसमें सब शामिल है। यदि कोई पद पर नियुक्त हो गया, और एक बार यहाँ पे मेंशन है, पता नहीं, जैसे 25, 26, 27, 28 ये जो स्वतंत्रता है इसके बारे हम थोड़ा सा मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 18 तक। इसमें मैं जो बोल रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। देखो अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण यानी कि कॉन्शियस की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? किसी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्ति विशेष की बात करता है। इसके तहत क्या है, सिखों को कृपान, तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत बात करता है, ये पर्सनल बात करता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 26 क्या बात करता है? देखो पहले अनुच्छेद 25 हुआ व्यक्तिगत, अनुच्छेद 26 हुआ सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें क्या है, इसी के तहत यज्ञ, हवन, धार्मिक संस्थान की स्थापना, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है और ये अनुच्छेद 24 से सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? देखो धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। ये कुछ हम दान दे रहे हैं तो उस पर क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 से क्या बोल रहा है? सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी DU है, ठीक है, वहाँ क्या है, सरकार पैसा देती है। फिर ये JNU है, उसमें भी सरकार पैसे देती है। तो उसमें क्या है, ये कोई धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी। ये है अनुच्छेद 28। आगे हमारा है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करती है? अधिकार परीक्षा, यानी कि उसको बोलेगी कि तुम किस अधिकार से इस सीट पे बैठे हो। अधिकार परीक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिकार परीक्षा। को वारंटो इसको इंग्लिश में बोला जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कस्टोडियन कौन है? ये न्यायपालिका, जुडिशरी है। कौन है? जुडिशरी है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्लोज 1 अल्पसंख्यक को अपनी रुचि से शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 देखो 29 और 30 भी एक बार देख लेते हैं। क्या देखते हैं? देखो अनुच्छेद 29 क्या करता है? देखो संस्कृति एवं ये जो है आर्टिकल 29 से 30 क्या बोलता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देता है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। जो हमने पढ़ा 25 से 28 तक, यह क्या था? धार्मिक अल्पसंख्यक, चाहे धार्मिक चीज़ों को बोलता था। लेकिन इसमें क्या है, अल्पसंख्यक होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन डिफरेंट तरह के। जैसे कि इसमें लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं, कोई रेस ऐसे हैं जो मतलब पर्टिकुलर एरिया के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें लिंग्विस्टिक, फिर ये रिलीजियस, सब तरह के इसमें अल्पसंख्यक की बात कही जाएगी। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाता है। यह आर्टिकल 29 बोलता है। फिर अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकता है और उसे धन भी देता है। ये है डॉक्टर भीम। अब इसमें देखते हैं हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में किसी संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 को बोला है। और
उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार या मूल अधिकार बनाने वाले मूल अधिकार कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट की 5 प्रकार की रीट जारी करती है, ठीक है, जो हम देखेंगे कौन कौन से, हेबियस कॉर्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, मैंडामस, परमादेश, फिर कोवरंट अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन प्रतिषेध और सर्शियोरी उत्प्रेषण, ये सब जारी करती है। इसीलिए डॉक्टर, क्योंकि हम आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है तो हम कहाँ किसका दरवाजा खटखटाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट का। इसीलिए और किसके तहत खटखटाएंगे, वो आर्टिकल 32 के तहत खटखटाएंगे। इसीलिए आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है, ये अम्बेडकर के द्वारा ये संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार को के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस दायर की जाती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है, ये केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 वाले में, कि मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, ये 44वें संशोधन 1978 को संपत्ति को। और इसलिए क्यों हटाया गया, ऑब्वियस सी बात है, देखो हमें देश को डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनेंगे तभी देश का विकास होगा। और यदि किसी की संपत्ति है और वो मौलिक अधिकार रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा और जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट कार्य है, वो बाधित हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया, मोरारजी के शासनकाल में 44वें संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति जो एक मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है, उसको लीगल राइट बनाया गया, वैधानिक अधिकार बनाया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार के अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है। ये सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 15 क्लोज 6 तथा 16 क्लोज 6 ये जोड़े गए हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो गैर नागरिकों के लिए भी है। ये कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में भी समाप्त सीमित नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जीवन का अधिकार है, यानी कि इसमें आर्टिकल 20 और 21 की बात है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित होता है, 1976 में। और बंधुआ मजदूर का कहाँ पे राइट है, ये आर्टिकल 23 में है। किसी को हम बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, फोर्स्ड लेबर। फिर है मूल अधिकार अनुच्छेद, समानता का अधिकार, ये 14 से 18 तक है। कहाँ से, 14 से 18 तक है। याद कैसे रखना है इसको, देखो समानता है, देखो 14 है और यहाँ 18 है, यानी कि समान नंबर को ऐड करेंगे, कितना 4 जोड़ लिए तो क्या हो गया, 18 हो गया, यानी कि 14 से 18 है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, इसको किसी भी तरह याद रखो, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि इसमें 5 टोटल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 25 है, इसमें 2 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कितने हैं, 25, 26, 27, 28, 4 हैं टोटल, और 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्य के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। इसमें अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।